फिर से एक बात देख लो, ऐसे फोर्स जो किसी बॉडी की सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड हो, यहां से यहां तक कैसे आया हो इससे कोई मतलब ना हो, तो ये फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगला चैप्टर ग्रेविटेशन आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग छोटी क्लासों में भी पहले पढ़ चुके होंगे, अगर दो बॉडी हैं जिनके मास है m1 m2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हैं, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इन ये दोनों बॉडी किस रास्ते पर रखी है, स्मूथ रास्ता है, ठीक है, कि ये रफ है, इस बात पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगा, ठीक है ना। बस इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा ये होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रास्ते पर डिपेंड ना करें। अब आप कहोगे सर वो कौन से फोर्स होते हैं जो रास्ते पे भी डिपेंड करते हैं, तो आप इसको देखो, देखो अगर एक बॉडी को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हो, ठीक है ना, आपने इसमें फोर्स लगाया और आप इसको यहां से यहां तक खिसका के ले जाना चाहते हो, तो ये डिपेंड करेगा रास्ता स्मूथ है कि रफ है, ठीक है ना। अगर स्मूथ रास्ता होगा तो आप बड़े आराम से ले जाओगे, रफ रास्ता होगा तो आपको ले जाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, किस पे डिपेंड करने लगा? रास्ते पर। ये कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। यहां से यहां तक ले जाने का अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स रास्ते पर डिपेंड करेगा, तो ये होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिर्फ एक बात ध्यान रखो, ऐसे फोर्स जो पाथ पर डिपेंड ना करें कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करें, ये कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसके लिए हम एक इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर करते हैं एबीसी, ठीक है ना, और एक बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक लेके जाते हैं दो रास्तों से अलग अलग, ठीक है ना। एक रास्ता होगा बी से लेके सी तक, यहां से यहां तक लेके जाना, और दूसरा रास्ता होगा यहां से यहां तक लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपने घर की छत पर क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना, और आपकी बॉल छत से नीचे गिर गई, आपका घर हो गया, आप घर की छत पर क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी बॉल यहां से नीचे चली गई, ठीक है ना। अब इसके दो रास्ते हैं इस बॉल को वापस लाने के, ठीक है। कोई एक आदमी यहां से निकल रहा था, आपने उससे बोला कि बॉल उठा के ऊपर फेंक दो, ठीक है। एक तो ये रास्ता है कि इसने बॉल को सीधा यहां से यहां तक फेंक दिया। दूसरा रास्ता है कि आप अपने घर की सीढ़ियों से नीचे आए और बॉल को उठा के ऊपर ले जाएं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इन दोनों रास्तों में ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क करना होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ बीसी की, ठीक है। नंबर 1, इन पाथ बीसी, बी से लेकर सी तक ले जाने में कितना वर्क करना होगा ये हम फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो, एक बॉडी है, इसका मास है m, ठीक है। इसको यहां से यहां तक लेके जाना है, बी से लेके सी तक की हाइट तक, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। और बी से लेके सी तक की हाइट को हम लोग ले लेते हैं h, ठीक है। तो इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना होगा? W1 इक्वल टू mgh। देखो, यहां से यहां तक ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क करना होगा? mgh के इक्वल, ठीक है। जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही वर्क करना होगा, ये कहलाएगा W1, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पाथ से लेके जाते हैं इसको। सेकंड पाथ कौन सा है? ए से लेके सी, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं, ना कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शनलेस ट्रैक मान लो, ए से लेके सी तक को आप मान लो फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ये, ठीक है ना। तो बाई पाथ कौन से पाथ से लेके जा रहे हैं? पाथ ए सी, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा इतनी? पहले हम लोग लेके जा रहे थे बी से लेके सी तक, ठीक है ना,
इस तरह से। अब हम लोग लेके जा रहे हैं ए से लेके सी तक, ठीक है ना। इसका वर्क हमें निकालना है, तो आप ये देखो, ये मास m हो गया, इसका वेट लगेगा नीचे, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा वेट का, mg साइन थीटा, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ करवा रहे हैं इसका, इस तरफ, ठीक है ना। तो आपको फोर्स लगाना है ऊपर, इसके वेट के कारण ये जाना जाएगा नीचे, आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। इसको खिसका के ए से लेके सी तक लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखो W2 यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने का वर्क W2 कितना होगा, ठीक है। तो आप ये देखो वर्क इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, AC के इक्वल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और फोर्स कम से कम कितना लगाना होगा, अगर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ऊपर लेके जा रहे हैं तब भी आपको F की वैल्यू एटलीस्ट mg साइन थीटा के बराबर तो लगानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो W2 इक्वल टू कितना आ गया, F की वैल्यू क्या पुट कर दो, mg साइन थीटा इंटू AC, ठीक है। mg साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। साइन थीटा की वैल्यू होगी BC ओवर AC, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। BC की वैल्यू है H ओवर AC, और यहाँ पर है AC, AC से AC कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कितना बचेगा, इक्वल टू mgh, ठीक है। ये W2 वर्क होगा, ठीक है। अब आप ये देखो W1 और W2 दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल। मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किसी भी पाथ से आप लेके जाएं, B से लेके C या A से लेके C या कोई और कैसा भी पाथ आप बना लेते, ठीक है ना। अगर आप बोलते D से लेके C तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी सारे पाथ में इक्वल आएगा, पाथ कोई भी। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू v, ठीक है। इससे v की वैल्यू फाइंड करो, v इक्वल टू हो जाएगा P ओवर m, और ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो के का फार्मूला क्या आएगा, ठीक है। के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू कहलाता है m इंटू v, इससे v की वैल्यू आ जाएगी P ओवर m, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू P स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, ठीक है। m से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, के इक्वल टू आएगा हाफ P स्क्वायर ओवर m, ठीक है। इससे P स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2m के, ठीक है। इससे P की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2m के। देख लो बेटा, क्लियर है इतना। तो ये किसमें रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में, ठीक है। अब अगर बॉडी का मास कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट के। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा, P और अंडर रूट के का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। में P की कुछ वैल्यू एज्यूम करें और K की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे एक तरफ लेते हैं P की वैल्यू और इस तरफ लेते हैं K की वैल्यू, ठीक है ना। तो आप ये देखो P की वैल्यू 1, 2 और 3, ठीक है। P की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, K की वैल्यू आएगी 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9,
ठीक है ना। तो P की वैल्यू 1 2 3 रखने पर Ke की वैल्यू आती है 149, ठीक है ना। तो आप ये देखो इस तरह से इसके इंटरवल देख लो 1 2 3, ठीक है ना। Ke की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 पर 1 आएगी, देखो 4 यहाँ कहीं होगा, 2 पर 4 होगी, ठीक है ना, और 3 पर होगी 9, 9 थोड़ा सा और दूर होगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप लाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर P और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा आएगा, पैराबोला, ठीक है ना। किस टाइप का शेप होगा, P और Ke के ग्राफ का शेप कैसा होगा, कुछ इस तरह का, ठीक है ना। बस इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 0.4%, 2%, 3.2%, 100% and 300%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या फाइंड किया था हमने, P इक्वल टू अंडर रूट 2mke, ठीक है। यहां पर गिवन है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, एक ही बॉडी की बात हो रही, ठीक है, यहां पर एक ही बॉडी की बात हो रही। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, ठीक है, हमें फार्मूला मालूम है। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, P प्रोपोर्शनल टू के की पावर 1/2, ठीक है। सबको बेटा समझ में आ रहा है था, P प्रोपोर्शनल टू के टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब आप ये देखो जब भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होती हैं, अगर x प्रोपोर्शनल टू y हो तो इसका मतलब क्या होता है, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, ठीक है। x1 और x2 क्या है, x की दो वैल्यू इनिशियल और फाइनल वैल्यू, y1 और y2 क्या है, y की इनिशियल और फाइनल वैल्यू, ठीक है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही होगी। हाँ बेटा क्लियर है इतना, ये बताओ, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 पर कितना चेंज आया, ठीक है ना। जब भी परसेंटेज की बात हो तो पहले तो हम आपको बताएंगे इसमें बेसिक मेथड से, बाद में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये बताओ x प्रोपोर्शनल टू y है तो आप ऐसा लिखते हो, और अगर आपको गिवन होता x प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर तो इसको आप कैसा लिखते, x प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर को कैसे लिखते, x1 ओवर x2 इक्वल टू a1 का स्क्वायर ओवर a2 का स्क्वायर। ये बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब आप यहां से P प्रोपोर्शनल टू K की पावर 1/2, तो इसको कैसे लिखोगे, P1 ओवर P2 इक्वल टू Ke1 ओवर Ke2 दोनों की पावर 1/2। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 0.4%, इसका क्या मतलब होता है 0.4% बढ़ना, ठीक है। अगर इनिशियल है 100 तो उसमें 0.4 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इनिशियल मतलब 1, ठीक है। अगर पहले 100 है तो बाद में कितनी हो गई 100.4, ठीक है ना। तो आप बेसिक मेथड से इसको कैसे लिखोगे, P1 ओवर P2 इक्वल टू Ke1 को कितना लेना है, जब भी परसेंटेज की बात हो Ke1 को हमेशा लेना है 100, ठीक है। और Ke2 को कितना लोगे ये बताओ, Ke2 कितना होगा 100 ओवर 100.4, ठीक है ना, 100.4, ठीक है। और दोनों का क्या है अंडर रूट, ठीक है। अब P1 की वैल्यू कितना रखोगे, ये भी रखोगे 100, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी सारी रखनी है 1, P1 को भी 100, सॉरी इनिशियल क्वांटिटी सारी रखनी है 100,
P1 को भी इनिशियल वैल्यू आप मान लो 100, KE1 की भी इनिशियल वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 100। ठीक है ना, बात समझ में आ रही बेटा? देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का अंडर रूट आप आसानी से फाइंड कर लेंगे 10। फिर से देखो, देखो ठीक है, ठीक है, फिर से देखो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? P1 ओवर P2 इक्वल टू KE1 ओवर KE2 की पावर 1/2। ये क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ बस, इतना क्लियर है? परसेंटेज का मतलब होता है अगर इनिशियल वैल्यू 100 है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 0.4%, ठीक है, अगर इनिशियल वैल्यू 100 है तो फाइनल वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 0.4, तो कितनी हो जाएगी 100.4। ये बात समझ में नहीं आ पा रही क्या, बताओ? ठीक है, ये आपने वैल्यू रख दी, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, 100.4 का अंडर रूट, ठीक है, निकालना थोड़ा सा टफ है। यहाँ पर 0.4 दिया फिर भी आसान हो गया, अगर हम इसमें दे देते 100 इसमें दे देते हम आपसे, ये इंक्रीज होता है 0.37%, और टफ काम हो जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ? तो यहाँ पर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही? इसमें जो भी आएगा वो P2 कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है कि थोड़ी सी टफ है, ये बताओ? टफ है, ठीक है ना, आपको टाइम टेकन। तो ये तो है बेसिक मेथड, समझ में आ रही बेसिक मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप स्पेशल मेथड देखो, देखो सबसे पहले आप ये चेक करो कि परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट 5% से कम हो, ठीक है। इफ परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लेस देन 5%, तो कौन कौन से क्वेश्चन में ऐसा है, किस किस में ऐसा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन केस में बेटा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट 5% से कम है। देख लो सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इन दो केस में 5% से बहुत ज्यादा है, लेकिन इन तीन केस में 5% से बहुत कम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो परसेंटेज चेंज, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, 5% से कम है कि नहीं ये बताओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। अगर ऐसा है, ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है कि प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, x प्रोपोर्शनल टू y है, इसका क्या मतलब होगा, एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ऐसा होता x प्रोपोर्शनल टू 1/z, इसका क्या मतलब होगा, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ठीक है, तो आप इसको देखो, P प्रोपोर्शनल टू KE टू दी पावर 1/2, यहां पर प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये बताओ? प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो लीनियर मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज देन लीनियर मोमेंटम आल्सो इंक्रीज, क्लियर है इतना? कितना बढ़ेगा इसके लिए आप देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पावर देखो, पावर कितनी है काइनेटिक एनर्जी की, 1/2 इनटू परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट केस में 0.4%, ठीक है। कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, पावर देखो, काइनेटिक एनर्जी की पावर देखो 1/2, और जो परसेंट भी इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.2%, आंसर हो गया, ठीक है ना। पावर इनटू परसेंटेज, लेकिन कब तक ऐसा कर सकते हो, अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट 5% से कम हो तभी ऐसा कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम
0.2% इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ। देखो विद इन 2 सेकंड कर सकते कि नहीं, बस पावर देख लो, परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.2%, आंसर आ गया बस। ठीक है, और बेसिक मेथड से आपको मालूम है कितना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर यही आएगा। ठीक है बेटा, चलो अब सेकंड वाला देखो। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में भी यही होगा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, पावर कितना है 1/2, कितना परसेंट चेंज हो रहा है 2%, कितना आ जाएगा 1% इंक्रीज। ठीक है, थर्ड आप देखो, ये भी 5% से कम है, पावर कितना है 1/2, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है 3.2%, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 1.6%। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ। पावर में परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं 100 और 300। ठीक है ना, ये 5% से जाना है ना, अगर 5% से जाना हो तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगी। ठीक है ना, ये कब तक एप्लीकेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ 5% तक बस। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। हाँ 5% तक भी आप लगा सकते हो। ठीक है ना, 5% तक आप लगा सकते हो। देखो होता क्या है, अगर 5% से जाना हो जाएगा तो इस फार्मूले से जो वैल्यू निकालते हो एक्चुअल जो वैल्यू आती है, एक्चुअल मेथड तो वही है जो हमने आपको पहले बताई थी। ठीक है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब आप ये देखो 100% के लिए क्या करें, तो आपको बेसिक मेथड बताए थे। ठीक है ना, इसमें बेसिक मेथड से बड़ी आसानी से आ जाएगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू अंडर रूट KE1 ओवर KE2। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। P प्रोपोर्शनल टू KE है, P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट KE है, तो ऐसा लिख लेंगे। ठीक है ना, अब आप क्या करो, जितनी भी वन क्वांटिटी है उन सबको ले लो 100। ठीक है, P1 कितना हो जाएगा 100, P2 हमें फाइंड करना है, KE1 कितना हो जाएगा 100 और KE2 कितना हो जाएगा 100% बढ़ना, मतलब पहले था 100 तो 100 और बढ़ गया, बात समझना। ठीक है ना, तो KE2 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है बताओ। इनिशियल वैल्यू लेनी है सबकी 100। ठीक है, फिर से देखो, P1 की वैल्यू क्या लेनी 100, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब भी परसेंटेज की बात होती है इनिशियल वैल्यू आपको लेनी है 100। P1 की वैल्यू ली 100, P2 हमें फाइंड करना है, KE1 की वैल्यू ले ली 100। ठीक है, और KE2 कितना होगा, क्वेश्चन में गिवन है 100% इंक्रीज। इसका क्या मतलब होगा, अगर इनिशियल वैल्यू है 100 तो 100 और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। ये बात समझ में आ पा रही कि नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा 100 ओवर P2 इक्वल टू 1 ओवर रूट 2। क्या बेटा, देखो अगर हम आपसे बोले पेट्रोल की प्राइस 10% इंक्रीज हो जाती है, इसका क्या मतलब है, अगर पेट्रोल पहले 100 रुपए का था तो आप कितने का मिलेगा 110। ये बात समझ में आती है। अगर 50% बढ़ती, पेट्रोल की प्राइस 50% बढ़ती तो कितने में मिलता आपको 150 में। ठीक है ना, अब अगर पेट्रोल की प्राइस 100% इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, तो पहले कितने में आता था 100 में, अब कितने में मिलेगा 200 में। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो, देखो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 141। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना।
√2 की वैल्यू 1.41 मल्टीप्लाई कर दोगे 141, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? 41% इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है? इतना करिए, बताओ। देखो बेटा, क्लियर है इतना? ठीक है, ऐसे ही आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर 300% है तो क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पर K2 की जगह कितना आ जाएगा? सिर्फ इसी में तो चेंज आएगा ना। P1 की वैल्यू 100 ओवर P2 इक्वल टू √100 ओवर क्या लिखोगे यहाँ पे? 300% बढ़ना, मतलब 100 में 300 और बढ़ जाना, तो कितना हो जाना? 400। 20 से 20 कैंसिल, ही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, P2 इक्वल टू आएगा 200, पहले था 100 अब हो गया 200, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया? 100% इंक्रीज।